भारत के इतिहास में भारत की एक लंबी हिस्ट्री रही है कि यहाँ के जो डिस्प्यूट होते थे वो पहले गांव के बड़े पंचायती राज में सुलझाते थे। द लोक अदालत जो थी नॉर्मली हेल्ड बाय स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड प्रिसाइड ओवर बाय रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स और लीगल प्रोफेशन के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं नॉर्मली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के, वही लोक अदालत में होते हैं। द लोक अदालत कैन डील विद ऑल सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा। लोक अदालत जो है वो सारे सिविल केसेस जैसे कि पैसे से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, ज़मीन से संबंधित है, प्रॉपर्टी से संबंधित है, लेबर श्रम से संबंधित है, उन सभी का निपटारा वो करती है। No court fee is required nor any complex procedure are followed in Lok Adalat hearings. Parties can directly interact with the judge something not usually allowed in रेगुलर कोर्ट्स, कि इसमें कोई भी कोर्ट फीस भी नहीं लगती है, ना भी कोई प्रोसीजर होता है ना। लोक अदालत की हियरिंग डायरेक्ट हो जाती है, पार्टीज जो है डायरेक्टली वो जजेस के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जबकि रेगुलर कोर्ट में उनको ये अलाउ नहीं किया जाता है। All these provisions speed up the process and justice is dispensed swiftly. और इस सभी provisions, इन सभी नियमों से, कानूनों से क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है, जल्दी न्याय मिल जाता है। Cases pending in regular courts can be transferred to a लोक अदालत if both parties are willing. कि केसेस जो है वो रेगुलर कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन उनको आप लोक अदालत में ट्रांसफर कर सकते हो अगर दोनों पार्टी ये चाहती है। A case can also be sent to Lok Adalat if one party applies to the court and the court sees some chance of settlement after the other party has given an opportunity of being heard. कि एक केस आप लोक अदालत में कब भेजा जा सकता है, जाता है कि जब एक पार्टी जो है वो चाहती है, अप्लाई करती है इसके लिए, और कोर्ट को दिखता है कि आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट अगर उनके लिए हो सकता है तो वो इस तरीके से करती है। लोक अदालत फोकस ऑन कंप्रोमाइज, ये कंप्रोमाइज पे फोकस करती है। व्हेन नो कंप्रोमाइज इज रीच्ड द केस इज सेंट बैक टू द रेगुलर कोर्ट। जब कोई समझौता नहीं हो पाता है तब इस केस को वापस से रेगुलर कोर्ट में भेज दिया जाता है। However, if a compromise is reached, कि अगर जैसे ही कंप्रोमाइज हो जाता है, an award is made which is binding on the parties, फिर एक अवार्ड बनाया जाता है जो दोनों पार्टी को बाइंड करके रखता है। इट इज इन्फोर्स्ड एज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोड, इसको सिविल कोड की डिक्री कहा जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द अवार्ड एज कैन बी डन इन केस ऑफ अ रेगुलर कोर्ट जजमेंट। रेगुलर कोर्ट जजमेंट के जो केस में हो सकता है, इसके अगेन कोई अपील नहीं की जा सकती है, सिंस द जजमेंट इज थ्रू म्यूचुअल कॉन्सेंट, क्योंकि जो जजमेंट होता है वो आपसी समझौते से होता है। All proceeding of Lok Adalat are considered to be judicial proceeding and every Lok Adalat is equivalent to a civil court. हर एक जो लोक अदालत होती है वो सिविल कोर्ट के बराबर होती है। As we have seen, the judiciary is a very important institution of the state in the mechanism and art of governance. It is essential that the common citizen feel safe, secure and normally correct. कि अब हमने ये देख लिया कि हमारी जो जुडिशरी है एक बहुत ही स्टेट का इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ये इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो इसमें जो गवर्नेंस है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि इससे लोगों को सेफ फील करवाया जा सके, उन्हें सुरक्षित फील करवाया जा सकता है कि जो नॉर्मली सही भी है। दे शुड फील दैट द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल ऑर्डर इज जस्ट एंड फेयर। वो ये फील करते हैं, उनको ये फील होना चाहिए कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो बिल्कुल सही है और न्यायोचित है। सो लॉन्ग एज पीपल रिपोज देयर ट्रस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम दे विल फील दैट देयर ग्रेवेनेंस will be addressed with all fairness. तो ताकि so long as people response, लोग ये रिपोज करते हैं कि उनका जो न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास बना रहे, वो ये फील करते हैं कि उन्हें जो भी उनके साथ होगा वो बिल्कुल सही और न्यायोचित तरीके से होगा, जो उनके साथ न्याय हुआ है वो सही है। Also, as the old saying goes, justice delayed is justice denied, कि इसीलिए एक पुरानी कहावत है कि न्याय में देरी से ही न्याय नहीं है, कि न्याय में देरी नहीं करनी चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, डिनाइड का मतलब नहीं। अवेटिंग फॉर जस्टिस फॉर ईयर्स टुगेदर मेक्स लाइफ मिजरेबल फॉर द एग्रीवेड सिचुएशन, और न्याय का इंतज़ार करते करते
जब सालों निकल जाते हैं तो लोगों की लाइफ मिजरेबल हो जाती है, कठिन हो जाती है. However, despite the many drawbacks and obstructions, the Indian judicial system has stood the test of time and proved to be progressive, just and fair. कि इन सभी के बावजूद, इतने ड्रॉबैक्स होने के बाद, जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो टाइम के टेस्ट के साथ, जब समय ने भी उसका टेस्ट लिया है, फिर भी वो एक प्रोग्रेसिव, जस्ट और फेयर साबित हुआ है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द एपिलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस. अच्छा, एपिलेट सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, क्या होता है एपिलेट सिस्टम? इसे हम एक केस के थ्रू समझ सकते हैं कि स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, कि स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, ये दिल्ली की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था उसके और लक्ष्मण कुमार के बीच में था. फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट, जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया था. इन February 1980, Lakshman Kumar married 20 years old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families. On 2nd December 1980, Sudha died in hospital due to burns. Her family filed a case in court. When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called in as witnesses. They stated that on the night of December 1, they had heard Sudha's scream and had forced their way into Lakshman's flat. There they saw Sudha standing with her sari in flames. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a ghani bag and a blanket. कि फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार की शादी एक 20 साल की ओल्ड लड़की सुधा गोयल से हुई थी. वो लोग एक फ्लैट में रहते थे दिल्ली में. लक्ष्मण कुमार जो था अपने भाई और अपनी फैमिली के साथ में रहता था. दिसंबर 1980 को सुधा जो थे वो हॉस्पिटल में जलने की वजह से मर गई. उसकी जो फैमिली है उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया. जब केस की सुनवाई हुई ट्रायल कोर्ट में तो उनके जो 4 पड़ोसी थे उन्हें सब गवाही के लिए बुलाया गया. तो उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा को चिल्लाते हुए सुना और जब वे भागकर उनके फ्लैट की तरफ गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि सुधा आग की लपटों में गिरी हुई खड़ी है. उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की और सुधा को एक घनी बैग में लपेट दिया और एक ब्लैंकेट में लपेट दिया. सुधा टोल्ड देम दैट, सुधा ने उनको बताया कि दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड पोर्ड kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. कि उसकी सासू जी जो थी शकुंतला जी, उन्होंने उसके ऊपर केरोसिन डाला और उसके हस्बैंड ने उसमें आग लगा दी. ड्यूरिंग द ट्रायल मेंबर्स ऑफ सुधा's family and the neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. कि अगर ट्रायल कोर्ट में जब सुनवाई हुई तब सुधा की जो फैमिली मेम्बर थे, जो उनके नेबर्स ने बताना शुरू किया कि सुधा को टॉर्चर किया जाता था उसके ससुराल वालों के द्वारा, कि जब पहले बच्चे का जन्म हुआ तो उन्हें एक फ्रिज, एक स्कूटर और ज़्यादा कैश चाहिए. As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. लेकिन उसके आंसर में लक्ष्मण और उसकी माँ कहते हैं कि सुधा जब दूध गर्म कर रही थी तब उसकी साड़ी ने आग पकड़ ली. On the basis of this and the other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death. लेकिन सब सुनवाई होने के बाद में और एविडेंसेस को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने ये लक्ष्मण, उसकी सास माँ और उसके जो ब्रदर इन लॉ मतलब जेठ जो था, उन तीनों को मृत्युदंड की सजा दे दी. In November 1983, the 3 accused went to the High Court to appeal against this verdict of a trial court. नवंबर 1983 में ये तीनों ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में गए. The High Court, after hearing the arguments of all the lawyers, decided that Sudha had died due to an accident fire caused and acquitted all the 3. फिर जब सारी सुनवाई हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए लॉयर के, तब हाई कोर्ट ने माना कि सुधा तो एक्सीडेंटली मर गई है आग से और उन तीनों को फ्री कर दिया गया. यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक. आपने अपने क्लास 7th की बुक में वुमेन मूवमेंट का कोई फोटो ऐसे देखा होगा. यू रीड अबाउट हाउ इन द 1980s वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरीज डेथ.
कि यही एक केस था जिसकी वजह से ये मूवमेंट हुआ था डाउरीज डेथ का, दहेज हत्या वाला, जो उसके अगेंस्ट दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। उन्होंने ये कोर्ट का विरोध किया कि इस टाइप के जो केसेस है उसके अगेंस्ट जस्टिस देने में कोर्ट फेल हो जाता है। द अबोव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड women and they held demonstration and filed a separate appeal against this high court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. Indian Federation of Women Lawyers के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसके खिलाफ फिर से अपील दायर की गई। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the members of his family. 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को सुना और जो कि लक्ष्मण और उसकी फैमिली मेंबर्स की रिहाई के लिए थी। द सुप्रीम कोर्ट heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the high court. सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट्स सुने और फिर वो हाई कोर्ट से अलग डिसीजन पर पहुंचा। They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. कि उन्हें लगा कि लक्ष्मण और उसकी माँ जो है वो गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन उसके जो देवर या जेठ जो थे उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी। द जजमेंट ऑफ द ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड द राइट टू लिवलीहुड एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। ये ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो था, इनमें राइट टू लिवलीहुड को राइट टू लाइफ का हिस्सा माना गया। इसके में जजमेंट दिया गया था। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट टू द वेज इन विच द जजेस लिंक्ड द इश्यू ऑफ द राइट टू लाइफ टू दैट ऑफ लिवलीहुड। कि कुछ ऐसे ये पॉइंट है जिनके थ्रू ये बताया गया कि राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लिवलीहुड जो है वो राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। राइट टू लाइफ हमारा मौलिक अधिकार है। द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ conferred by Article 21 is wide and far-reaching. Life means something more than mere animal existence. It does not mean merely that life cannot be extinguished or taken away as कि आप किसी की ज़िंदगी ऐसे ही नहीं ले सकते हो। लाइफ जो है जीने का अधिकार सभी को है, चाहे एनिमल हुआ तो एनिमल को भी जीने का अधिकार तो है। For example, by the imposition and execution of the death sentences except according to procedure established by law, कि लॉ के द्वारा जो ये मृत्यु दंड का जो एग्जीक्यूशन हुआ है, that is but one aspect of the right to life. ये भी right to life का ही एक पहलू है। An equally important facet of that right is the right to livelihood, because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. कि रहन सहन के बिना कोई भी इंसान, खाने पीने के बिना या उसका जो भी लिवलीहुड है, आजीविका है, उसके बिना कैसे जिंदा रह सकता है। तो इसीलिए राइट टू लिवलीहुड को राइट टू लाइफ से कनेक्ट करके देखा गया। That the eviction of a person from a pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood is a proposition which does not have to be established in each individual case. In the present case, that facts concerning empirical evidence justify the condition that the petitioners live in slums and on pavements because they have small jobs to nurse in the city, and for them there is nowhere else to live. They choose a pavement or the slum in the vicinity of their place of work, and to lose the pavement or the slum is to lose the job. The conclusion therefore is that eviction of the petitioners will lead to deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of life. तो एक जो इंसान है, अगर जो झुग्गी झोपड़ी में या किसी ऐसे कच्ची बस्ती में वगैरह में रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसे वहाँ से हटाते हैं तो वो वहाँ क्यों रहता है, क्योंकि उसकी अर्निंग उतनी ही है, उसकी अर्निंग कम है तो वो ऐसी जगह पर ही रहेगा, है ना। और अगर आप उसे वहाँ से भी अगर आप हटा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप उसकी लाइफ को डिप्रीवेशन कर रहे हो, उसका लाइफ को आप डिप्राइव कर रहे हो,
इसीलिए इसका नतीजा ये होता है कि अगर आप उसे वहाँ से हटा रहे हो तो उसके लिवलीहुड से उसको डिप्रीवेट कर रहे हो, तो इसका नतीजा ये होगा कि उसकी लाइफ का भी डिप्रीवेशन होगा, है ना। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर हो रहा है, जुडिशरी वाला। इसके जो चैप्टर्स के जो टिक द करेक्ट आंसर है, जैसे कि जुडिशरी क्या इंश्योर करती है, एम्प्लॉयमेंट, स्पिरिचुअल ब्लेस, फ्री एंड फेयर सोसाइटी या कास्टलेस सोसाइटी। फ्री एंड फेयर सोसाइटी करती है। दिस केस इज नॉट ट्राइड अंडर सिविल लॉ। कौन सा केस है जो सिविल लॉ में नहीं सुना जाता है? तो सिविल लॉ में डॉवरी वाला केस नहीं सुना जाता है। इन इट्स एडवाइजरी जुडिक्शन द सुप्रीम कोर्ट गिव लीगल एडवाइस टू द, किसको देती है सुप्रीम कोर्ट? प्रेसिडेंट को देती है लीगल एडवाइस। दिस इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। इसे आप जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं मान सकते हो। न्याय पंचायत को जुडिशियल का सिस्टम का पार्ट नहीं मान सकते हो। लोक अदालत कैन नॉट एडजुकेट ऑन दिस इशू। किस पर एडजुकेट नहीं कर सकती लोक अदालत रॉबरी वाले केस पर नहीं कर सकती, है ना। इसी टाइप से आपके फिल इन द ब्लैंक से इन सभी के आंसर आपको अलग से पीडीएफ बनाकर भेज दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर है। थैंक यू, नाइस।